हेलो एवरीवन, इट्स एडवोकेट मिशिका गुप्ता एंड आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 14 ऑफ बीएनएसएस व्हिच सेज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। सो ये चैप्टर बेसिकली बताता है कि किस कोर्ट को किस केस की इंक्वायरी और ट्रायल करने का अधिकार होता है। सो ये बेसिकली क्रिमिनल कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है। सो ज्यूरिसडिक्शन का सिंपल वर्ड्स में यही मतलब होता है कि किस कोर्ट को किस केस को ट्रायल करने का या सुनने का अधिकार होता है। सो इसके ना कुछ की पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले जैसे क्राइम कहाँ हुआ है, तो जैसे कि जिस एरिया या प्लेस पर क्राइम कमिट हुआ है वहां का वही कोर्ट उस केस की सुनवाई करता है, ट्रायल करता है बेसिकली। सेकंड इसमें बात की गई है अगर मानो क्राइम अलग अलग जगह पर हुआ हो। सो अगर एक ही केस से रिलेटेड अलग अलग जगह पर क्राइम हुआ है तो हर जगह का कोर्ट उस केस का इंक्वायरी या ट्रायल कर सकता है। अब थर्ड एक ये केस हो सकता है प्लानिंग एक जगह हुई और केस एग्जीक्यूट दूसरी जगह पर हुआ, तो कौन सा कोर्ट सुनवाई करेगा। तो ऐसे केसेस में दोनों कोर्ट्स के पास ज्यूरिसडिक्शन है, कोई सा भी कोर्ट सुनवाई कर सकता है ऐसे केस में। अब कोई ऐसी सिचुएशन है मानो इंडिया के बाहर क्राइम हुआ है, तो अगर मानो कोई इंडियन सिटीजन है जो बाहर इंडिया के क्राइम कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी उसका ट्रायल इंडिया में हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ स्पेशल प्रोविजंस उसे फॉलो करने होते हैं। अब मानो कोई ऐसा क्राइम है जो शिप में हुआ है या फिर एयरक्राफ्ट में हुआ है, तो ऐसे केसेस में कहाँ पर कौन सा कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन रखता है। ऐसे केसेस में ये देखा जाता है कि जो शिप है, जो एयरप्लेन है, वो अगर इंडियन ही है तो उनका जो ट्रायल है वो इंडियन कोर्ट्स में किसी में भी हो सकता है। अब मानो कोई ऐसी सिचुएशन है जो एक ही अक्यूज ने मल्टीपल क्राइम्स की हो, तो ऐसे में एक ही कोर्ट उन सबका ट्रायल एक साथ कर सकता है। कोई सा एक कोर्ट उन सबका ट्रायल एक साथ कर लेगा। अब कोर्ट तो हमें समझ आ गया कौन से कोर्ट में जाएगा। अब हमें ये कैसे समझ आता है कि चलो ठीक है एक कोर्ट में जा रहा है, तो वो कोर्ट कौन से जज के सामने वो केस जाएगा, कौन उस कोर्ट में कौन से जज वो उस केस को सुनेंगे। तो ये चीज डिपेंड करती है केस की ग्रेविटी के ऊपर, क्राइम का नेचर पे डिपेंड करता है कि वो केस सेशन कोर्ट सुनवाई करेंगे या उस केस की मैजिस्ट्रेट कोर्ट सुनवाई करेंगे। तो वो डिपेंड करता है केस का क्राइम का क्या नेचर है, कितना सीरियस क्राइम है, किस तरह का है, वो उस पर डिपेंड करता है। सो ये तो एक ओवरव्यू था इस चैप्टर 14 का। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 197 से, जो बात कर रहा है ऑर्डिनरली प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। सो सबसे पहला जो हमारा 197 है, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट टेक आउट योर बेयर एंड टेक अ पेन और पेंसिल। हम समझते चलते हैं। सो फर्स्ट सेक्शन में ये बताया गया 197 में। सो हर ऑफेंस या इंक्वायरी का ट्रायल उस कोर्ट के सामने होगा जिसके लोकल जुरिसडिक्शन में वो क्राइम कमिट हुआ हो। इसका सिंपल लैंग्वेज में यही मतलब बताया गया सेक्शन में, जिस एरिया में जिस डिस्ट्रिक्ट में क्राइम हुआ है उसी जगह का कोर्ट उस केस का सुनवाई करेगा, ट्रायल करेगा, इंक्वायरी करेगा, वही उस केस को हैंडल करेगा। सो इसका एग्जांपल से समझते हैं। मानो दिल्ली के कनॉट प्लेस में कोई एक क्राइम कमिट हुआ है, तो इसका जो ट्रायल है वो उस दिल्ली के उस जुरिसडिक्शन के कोर्ट में होगा, ना कि किसी मुंबई या फिर किसी और सिटी के कोर्ट में। तो ये समझाना चाहता है सेक्शन 197। इसके कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में केस की जो सुनवाई है उसका जुरिसडिक्शन शिफ्ट भी किया जाता है अगर हाई अथॉरिटीज के ऑर्डर्स होते हैं। सो सेक्शन 197 ये इंश्योर करता है कि हर केस उसी जगह के कोर्ट में चले जहां क्राइम कमिट हुआ है, ताकि इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस बेसिकली उनका कलेक्शन इजीली हो जाए, आसानी से मिल जाए। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। 198 बात कर रहा है प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। तो सेक्शन 198 ऐसे केसेस को कवर करता है जहां एक क्राइम एक से ज्यादा जगह पर कमिट होता है, ये ज्यूरिसडिक्शन अनसर्टेन होता है। सो एक क्लॉज बात कर रहे हैं अनसर्टेनिटी अबाउट प्लेस ऑफ ऑफेंस। सो बेसिकली कोई एग्जांपल से समझते हैं। मानो कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, ऐसे में विक्टिम और अक्यूज दोनों की अलग अलग जगह है, ठीक है। ऑनलाइन फ्रॉड कमिट होता है, मानो मुंबई से होता है, दिल्ली में कमिट होता है फ्रॉड, तो ऐसे केसेस में कौन से कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन लगता है। तो ऐसे में दोनों में से किसी भी कोर्ट में सुनवाई की जा सकती है, कोई भी ज्यूरिसडिक्शन लग जाएगा। मतलब दिल्ली में भी हो सकती है और मुंबई में भी हो सकती है, जहां पर अनसर्टेनिटी होती है, पता नहीं होता कौन से जगह पर क्राइम एक्चुअली कमिट हुआ है। अब ऑनलाइन कोई फ्रॉड हो रहा है, मानो मुंबई में कोई आदमी बैठ के दिल्ली के किसी आदमी के साथ कोई फ्रॉड करता है, तो ऐसे सिचुएशंस में दोनों में से किसी भी जगह पर कोर्ट का ट्रायल किया जा सकता है। अब समझते हैं बी क्लॉज क्या बात कर रहा है। बी बात कर रहा है ऑफेंस कमिटेड इन मल्टीपल एरियाज। सो मानो कोई ऐसा ऑफेंस होता है जो अलग अलग एरियाज पे कंटिन्यू होता है, मतलब पार्शली इस एरिया में हो गया, पार्शली दूसरे एरिया में हो गया। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो दिल्ली से एक ए नाम के इंसान को किडनैप किया, ठीक है, उसको दिल्ली में रखा, दिल्ली से उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, मानो नोएडा लेके आ गए, बी एरिया पे लेके आ गए। तो ऐसे सिचुएशन में मानो मतलब किडनैपिंग तो यहाँ से स्टार्ट हुई, लेकिन उसको मल्टीपल एरियाज में ट्रांसपोर्ट किया गया, मल्टीपल एरियाज में ऑफेंस कमिट हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में दिल्ली में भी इंक्वायरी ट्रायल की जा सकती है, जुरिसडिक्शन माना जा सकता है, और नोएडा में भी इसका माना जा सकता है। ऐसे केसेस में दोनों प्लेस के कोर्ट जुरिसडिक्शन रखते हैं। सी क्लॉज इसमें बात कर रहा है क्राइम एक कंटिन्यूअस ऑफेंस हो, मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। अगर कोई इंसान ब्लैकमेल करता है किसी को, ठीक है, और वो अलग अलग सिटीज से उसको कॉल करता है, मैसेज करता है, ठीक है, अलग अलग सिटीज से एक इंसान को कॉल आ रही है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो ऐसे केसेस में मल्टीपल सिटीज इसमें इन्वॉल्व हो रही है। ऐसे सिचुएशन में जो भी सिटीज शामिल हो रही हैं वो वहाँ के सारे कोर्ट जुरिसडिक्शन रखते हैं। किसी भी कोर्ट में उस
केस क्राइम का इंक्वायरी या ट्रायल कमिट किया जा सकता है। अब डी क्लॉज की बात कर रहे हैं, सीरीज ऑफ एक्ट इन डिफरेंट एरियाज। इसका मतलब इसमें क्या है, इफ ऑफेंस इन्वॉल्व सेवरल एक्ट्स, बहुत सारे एक्ट्स हो रहे हैं और डिफरेंट एरियाज में हो रहे हैं, ऐसे में केसेस कहाँ पे ट्राई किया जाएगा, इसको पूरे के एग्जांपल से समझते हैं। माने कोई फ्रॉड होता है और उसमें एक सिटी से पैसा कलेक्ट किया गया, अब डॉक्यूमेंट दूसरी सिटी में जाकर फॉर्ज किया गया और मानो उसका जो ट्रांजैक्शन किया वो तीसरी सिटी से जाके किया गया। पैसा एक जगह से कलेक्ट किया गया, दूसरी सिटी में जाकर उन्होंने फॉर्ज किए डॉक्यूमेंट्स, तीसरी सिटी में जाकर उन्होंने वहां से ट्रांजेक्शन किया। तो एक ही एक्ट है जो अलग अलग डिफरेंट एरियाज में हो रहा है, सेवरल एक्ट्स हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हर उस एरिया का कोर्ट जुरिस्डिक्शन रखता है जहां पर भी क्राइम का वो पार्ट हो। मतलब जितनी भी तीनों सिटीज थी, उन तीनों सिटीज का कोई भी कोर्ट, सारे कोर्ट जुरिस्डिक्शन रखते हैं, किसी भी कोर्ट में केस की ट्रायल की जा सकती है। तो बेसिकली 198 सेक्शन यही इंश्योर करता है कि जहां पर भी क्राइम कमिट हुआ है वहां के कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है उस केस को ट्रायल या इंक्वायर करने की। तो आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर 199, ऑफेंस ट्रायबल वेयर एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंस एंश्योर्स। सो इस सेक्शन का फोकस उन केसेस पर है जहां किसी एक्ट के रिजल्ट से भी जुरिस्डिक्शन डिसाइड होता है। सेक्शन 199 क्या कहता है, अगर किसी एक्ट की वजह से कोई कॉन्सिक्वेंस या इफेक्ट होता है तो केस का ट्रायल दो जगह हो सकता है। कौन कौन सी इसमें बात की गई है, जहां एक्ट कमिट हुआ हो, वेयर एक्ट इज डन, एंड सेकंड जहां उस एक्ट का इफेक्ट दिखता है, ठीक है, तो वेयर कॉन्सिक्वेंस इंश्योर। मान इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दिल्ली में किसी हैकर ने किसी का डेटा हैक की, पर जो विक्टिम है वो मुंबई में सफर कर रहा है। ऐसे केसेस में ट्रायल दिल्ली में भी किया जा सकता है और मुंबई में भी किया जा सकता है। बेसिकली एक्ट एक जगह पर किया जा रहा है लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो दूसरी जगह पर निकल रहा है। दिल्ली में किया गया एक्ट, उसका जो कॉन्सिक्वेंस देखने को मिला वो मुंबई में मिला। तो ऐसे केसेस में ट्रायल मुंबई में भी किया जा सकता है, दिल्ली में भी किया जा सकता है। यही सेक्शन 199 बता रहा है। एक्ट एक जगह पे किया जा रहा है लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस दूसरी जगह पर देखने मिल रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में 200, प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस। ये सेक्शन उन लोगों पर लागू होता है जहां पर एक ऑफेंस दूसरे ऑफेंस से डायरेक्टली रिलेटेड हो, कनेक्टेड हो। इसका बेसिकली क्या मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में कई बार दो या उससे ज्यादा ऑफेंसेस कनेक्टेड होते हैं और ये जरूरी नहीं होता दोनों ऑफेंसेस एक ही जगह पर हुए हों। इन केसेस में दोनों में से किसी भी जगह के कोर्ट्स में ट्रायल किया जा सकता है, उस केस का ट्रायल हो सकता है, दोनों कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है। इस सेक्शन को एडिंग एंड अबेटिंग के एग्जांपल से समझते हैं। मानो ए ने मुंबई में कोई क्राइम कमिट किया लेकिन बी ने उसको दिल्ली में सपोर्ट किया, तो ऐसे केसेस में दिल्ली और मुंबई के दोनों के कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है इस केस को ट्रायल करने की। एक और एग्जांपल से समझते हैं, क्राइम बाय अ माइनर। एक माइनर क्राइम करता है और उसकी मदद कोई अडल्ट करता है उस क्राइम को एग्जीक्यूट करवाने में, तो उस अडल्ट के अगेंस्ट ट्रायल उस जगह भी हो सकता है जहां माइनर ने क्राइम किया है। इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मानो एक माइनर है, छोटा बच्चा है, उसने जाके दिल्ली में किसी का मर्डर कर दिया, किसी का मर्डर किया। अब जो उसका अडल्ट है वो मानो नोएडा में बैठा हुआ है, ठीक है, और उसकी पूरी मदद कर रहा है, उसको पूरा प्लान किया, उसको सब कुछ समझाया, उसको मतलब सामान लाके दिया, वेपन्स लाके दिए, सब चीज दी कि आपको जाके वहां पर मर्डर करना है, ठीक है। उसने पूरी सपोर्ट की अडल्ट ने नोएडा के कोर्ट में, नोएडा से रहकर, और दिल्ली में जाकर माइनर ने क्राइम करके आ गया। अब क्या होगा, दिल्ली की जुरिस्डिक्शन लगेगा या फिर नोएडा का। तो ऐसे केसेस में अगर मैं यहाँ बैठे बैठे किसी की मदद कर रही हूँ तो ये वाला जो कोर्ट है, जो नोएडा का कोर्ट है, वहां पर भी जुरिस्डिक्शन है कोर्ट के पास, उस कोर्ट में भी इस केस का ट्रायल किया जा सकता है और दिल्ली के कोर्ट में भी इस केस का ट्रायल किया जा सकता है। सेक्शन यही समझाना चाह रहा है कि अगर एक जगह पर क्राइम हो रहा है और दूसरी जगह से कोई आदमी बैठ के मदद करता है, अबेट करता है, तो उस वहां के कोर्ट के पास भी जुरिस्डिक्शन है उस केस को ट्रायल करने के लिए। ये सेक्शन उस जगह पर लागू होता है जहां पर एक ऑफेंस डायरेक्टली दूसरे ऑफेंस से रिलेटेड होता है। अब नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं, प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। ये सेक्शन कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्राइम के लिए स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है, स्पेशल रूल्स बताता है। इसमें 5 टाइप ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है। अगर एक ऑफेंस किसी स्पेसिफिक कैटेगरी का है तो ट्रायल सिर्फ क्राइम होने की जगह पर नहीं बल्कि और भी जगहों पर हो सकता है। इस सेक्शन में 5 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस का मेंशन किया गया है। फर्स्ट सब सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में बात की गई है डकैती विद मर्डर, गैंग मेंबरशिप और एस्केप फ्रॉम कस्टडी। ट्रायल ऐसे ऑफेंसेस का ट्रायल कहां पर हो सकता है, जहां पर क्राइम कमिट हुआ है। सबसे पहला क्या लिखा है इसमें, जहां पर क्राइम कमिट हुआ है। दूसरा, जहां पर अक्यूज्ड को पकड़ा गया है। दोनों कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है जहां पर क्राइम हुआ है या फिर जहां पर अक्यूज्ड को पकड़ा है। किसी भी कोर्ट में इनका ट्रायल किया जा सकता है। अब मानो कोई एक गैंग है जिसने डकैती जयपुर में की, ठीक है, लेकिन वो पकड़ा कहां पर गया, दिल्ली में, तो दिल्ली के कोर्ट भी जुरिस्डिक्शन रखते हैं और जयपुर के भी रखते हैं। कहीं पर भी इसका ट्रायल करवाया जा सकता है, दिल्ली में भी और जयपुर में भी।
सेकेंड सबसेक्शन में बात की गई है किडनैपिंग और अबडक्शन के बारे में। सो ऐसे केसेस का ट्रायल कहाँ पे हो सकता है, जहां पर विक्टिम को किडनैप किया गया, दूसरा वहां पर जहां से ले जाया गया या फिर जहां पर उसको छुपाया गया या फिर जहां पर उसको रखा गया, ऐसे दोनों जगह पर किया जा सकता है। सो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो एक बच्चे को मुंबई से किडनैप किया गया, लेकिन उसको पुणे में जाकर छुपाया गया या उसको वहां पर रखा गया, तो पुणे कोर्ट भी और मुंबई कोर्ट दोनों ही कोर्ट जुरिस्डिक्शन रखते हैं उस केस का ट्रायल करने के लिए। थर्ड इसमें बात की जा रही है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी के बारे में। ऐसे केसेस के में कहां पर ट्रायल होता है, जहां पर क्राइम कमिट हुआ है, दूसरा जहां भी चोरी का माल किसी और के पास मिला है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो एक आदमी का फोन बैंगलोर में चोरी हुआ, लेकिन उस फोन को दिल्ली में जाकर बेचा गया, दिल्ली में वो फोन पकड़ा गया, तो बैंगलोर और दिल्ली दोनों के कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन रखते हैं, वहां पर मतलब दोनों में से किसी भी जगह पर ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है। फोर्थ इसमें बात की गई है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में। सो ऐसे केसेस में ट्रायल कहाँ कहाँ पर कमिट होगा, पहला जहां पर क्राइम कमिट हुआ है, दूसरा जहां पे माल रखने की या फिर उसे वापस करने की जरूरत थी वहां पर। सो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो कोई एक आदमी है जो कंपनी का पैसा चेन्नई में यूज कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, मतलब उस पैसे का मिस यूज कर रहा है, कंपनी का पैसा है, लेकिन उसको जो पैसा था वो जो उसके पास था उसको वो वापस करना था हैदराबाद में। ठीक है, मानो उसका मालिक हैदराबाद में, उसको वो सारा पैसा हैदराबाद में ले जाना था, उसको वहां पर देना था, और उसने पैसा कहाँ खर्च कर लिया, चेन्नई में। तो चेन्नई और हैदराबाद दोनों ही कोर्ट जुरिस्डिक्शन रखते हैं, वहां पे मतलब चेन्नई में भी और हैदराबाद में भी कहीं पर भी उस केस का ट्रायल किया जा सकता है। फिर फिफ्थ इसमें लास्ट बात करता है पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में। तो ऐसे में केसेस का कहाँ पर ट्रायल होता है, जहां पर प्रॉपर्टी चोरी हुई है, दूसरे में बात की गई है जहां पर वो प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है, जहां पर वो सामान वापस मिला है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो एक लग्जरी कार है जो मुंबई से चोरी हो गई, लेकिन वो जो लग्जरी कार थी वो अहमदाबाद में आकर मिली, ठीक है, तो ऐसे में अहमदाबाद और मुंबई दोनों के कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो कहीं पर भी केस को ट्रायल कर सकते हैं। तो सेक्शन 201 बेसिकली स्पेशल क्राइम्स के लिए स्पेशल रूल्स को सेट करता है। अब बात करते हैं सेक्शन 202 की, ऑफेंसेस कमिटेड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, लेटर्स एटसेट्रा। सो इसमें बताया गया है अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू कोई क्राइम होता है तो उसका जुरिस्डिक्शन कौन से कोर्ट्स के पास होता है। फर्स्ट सबसेक्शन में बात की गई है चीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन थ्रू मैसेजेस। सो अगर मानो ईमेल, व्हाट्सएप या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू किसी के साथ कोई क्राइम कमिट होता है, तो वहां का ऐसे केसेस में ट्रायल कौन से मतलब कहाँ क्या कौन से कोर्ट जुरिस्डिक्शन रखते हैं। तो फर्स्ट इसमें समझाया गया है अगर चीटिंग बेसिकली व्हाट्सएप मानो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू की गई है, सो ट्रायल कहाँ पर कमिट होगा, पहला जहां से इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजा गया है। सेकंड क्या बात की गई है, जहां पर विक्टिम ने मैसेज को रिसीव किया है, मानो दिल्ली से मैसेज भेजा गया और मुंबई में भेजा गया, तो दिल्ली में भी हो सकती है, मुंबई में भी हो सकती है। थर्ड इसमें क्या बात की गई है, जहां पर विक्टिम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाई गई हो वहां पर भी किया जा सकता है। फोर्थ इसमें जहां अक्यूज ने उस प्रॉपर्टी को रिसीव किया हो। चार जगह इसमें बताया गया है। अब एक एग्जाम्पल से मानो इसको समझते हैं। एक फ्रॉडस्टर ने कोलकाता से दिल्ली में एक आदमी को व्हाट्सएप के थ्रू लोन ऑफर करके पैसे ट्रांसफर करवा लिए। अब इस केस का ट्रायल दोनों जगह पर हो सकता है, कोलकाता में भी और दिल्ली में भी। सो आजकल स्टॉक मार्केट के टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू काफी फ्रॉड्स होते हैं। मानो कोई एक इंसान है जो हैदराबाद में बैठा हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ऑपरेट करता है और लोगों को मोटिवेट करता है कि आप इस स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, लोग उसके कहने पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब उसने हैदराबाद से ग्रुप चलाया और मानो दिल्ली का कोई विक्टिम था जिसको उसने फंसाया कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट कीजिए स्टॉक मार्केट में, तो उसका जो ग्रुप था वो टेलीग्राम ग्रुप था, उसने हैदराबाद से ऑपरेट कर रहा था, लेकिन जो इंसान है वो दिल्ली में बैठा हुआ है। तो हैदराबाद और दिल्ली दोनों के कोर्ट जुरिस्डिक्शन रखते हैं उस केस को ट्रायल करने के लिए। सो इसमें यही बताया गया कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू कोई भी ऐसा क्राइम हो रहा है तो कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर उस केस का ट्रायल किया जा सकता है। तो जहाँ से मैसेज भेजा गया हो, जहाँ पर मैसेज रिसीव हुआ हो या जहाँ पर अक्यूज ने उस प्रॉपर्टी को रिसीव किया हो, सो ऐसे चारों जगह के कोई भी कोर्ट में उस केस का ट्रायल किया जा सकता है। सो अब इसका सेकंड सबसेक्शन में बताया गया है सेक्शन 82 बीएनएसएस के ऑफेंसेस का जुरिस्डिक्शन इस सेक्शन में बताया गया है। बेसिकली बायगैमी या मल्टीपल मैरिज विदाउट डिवोर्स केसेस से रिलेटेड था वो सेक्शन। सो सेक्शन 82 में क्या बताया गया है, कहाँ पर केसेस का ट्रायल किया जा सकता है ऐसे केस में जहाँ पर कोई आदमी मल्टीपल शादी चला रहा हो या फिर बायगैमी कर रहा हो, कुछ भी ऐसा करता है, तो उनका ऐसे केसेस का कहाँ पर ट्रायल किया जा सकता है। पहला, जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ हो, मतलब जहाँ पर इलीगल शादी हुई है। दूसरा, जहाँ अक्यूज्ड लास्ट टाइम अपनी पहली वाइफ या हस्बैंड के साथ रहता हो। तीसरा, जहाँ पहली वाइफ या हस्बैंड ने क्राइम होने के बाद अपना परमानेंट रेजिडेंस बनाया है। तो ऐसे 3 जगह पर उस केस का ट्रायल किया जा सकता है। सो एक बायगैमी के केस को एग्जांपल से समझते हैं। सो मानिए एक आदमी है जो लखनऊ में अपनी पहली वाइफ के साथ रहता था, ठीक है, अब वो उसको वहां पर छोड़कर मुंबई चला जाता है, वहां सेटल हो जाता है, अब दूसरी शादी वो वहां पर मुंबई में करता है। अब वाइफ जो फर्स्ट वाइफ थी जो लखनऊ में रह रही थी, वो दिल्ली में जाकर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, तो दिल्ली में जाकर वो शिफ्ट हुई, वहां पर उसने दिल्ली में जाकर केस को फाइल किया। अब दिल्ली, मुंबई और लखनऊ
तीनों कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है, केस कहीं पर भी ट्रायल किया जा सकता है। मतलब वो जो वाइफ है वो दिल्ली में भी केस फाइल कर सकती है, लखनऊ में भी कर सकती है, मुंबई में भी कर सकती है, किसी एक कोर्ट में वो उस केस को फाइल कर सकती है। तो तीनों कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर 203 पर, ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और वोएज। ये सेक्शन बात कर रहा है किसी जर्नी या वोएज के दौरान कोई ऑफेंस कमिट होता है तो ऐसे केसेस में कहां पर कौन सा कोर्ट जुरिस्डिक्शन रखता है उस केस को सुनने का। जर्नी यानी किसी भी सफर के थ्रू कोई क्राइम कमिट हुआ, वोएज यानी कोई समुद्र के थ्रू या फिर कोई आसमान के थ्रू आप कहीं जर्नी कर रहे हैं, किसी शिप के थ्रू या मानो किसी एयरक्राफ्ट के थ्रू वोएज, तो आपका साथ कोई क्राइम होता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में कौन से कोर्ट में आप केस की ट्रायल कर सकते हैं उस तो इसमें समझाया गया है। आप ट्रायल उसका 3 जगह पर कर सकते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट इसमें लिखा है जहां से जर्नी शुरू की गई है। मानो कोई इंसान दिल्ली से मुंबई जा रहा है तो दिल्ली से अगर मानो किसी ट्रेन से वो जा रहा है, ट्रेन में कोई क्राइम हादसा हो जाता है, सो दिल्ली में उस केस का ट्रायल किया जा सकता है, दिल्ली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। दूसरा इसमें क्या लिखा हुआ है, जहां से वो ट्रेन गुजरी है वो सारी जगह पर वो जुरिस्डिक्शन रखता है। मानो दिल्ली से मुंबई जितने भी सिटीज पड़ी है, रास्ते पड़े हैं, आप जो उस सारे कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। तीसरा इसमें क्या लिखा है, जहां जर्नी या वोएज खत्म हुआ, दिल्ली से शुरू हुई मुंबई तक गई ट्रेन और दिल्ली से मुंबई के बीच में अगर कहीं पर भी आपके साथ क्राइम होता है, कुछ होता है, तो दिल्ली से मुंबई के बीच का जो रास्ता है वो सारे जितनी भी सिटीज पड़ती हैं उन सारे कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है उस केस को सुनने का। मुंबई कोर्ट के पास भी है और दिल्ली कोर्ट के पास भी है। ऐसे में सारे कोर्ट के पास किसी भी कोर्ट में आप जाकर केस को फाइल कर सकते हैं, सारे कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। सो ऐसे ही फ्लाइट्स, शिप्स के साथ भी होता है। पूरी जर्नी जहां से स्टार्ट हुई, जहां पे एंड हुई, जहां पूरी जर्नी के थ्रू कहीं पर भी उसको केस का सुनवाई की जा सकती है, सारे कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन होता है। अब समझते हैं सेक्शन 204 को, प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंसेस ट्राइबल टुगेदर। सो ये सेक्शन बेसिकली क्या कहता है, अगर एक ही आदमी के मल्टीपल ऑफेंस या मल्टीपल लोगों के रिलेटेड ऑफेंस एक साथ ट्रायल के लिए एलिजिबल है तो उन ऑफेंसेस का ट्रायल किसी भी ऐसे कोर्ट में किया जा सकता है जो किसी एक ऑफेंस का ट्रायल के लिए कॉम्पिटेंट हो। सो एक क्लॉज क्या बात कर रहा है, इस रूल का बेस बीएनएसएस के सेक्शन 242, 243, 244 और 246 पर है। तो सेक्शन 242 से 244 क्या बात करता है, एक ही पर्सन के मल्टीपल ऑफेंस एक ट्रायल में हो सकते हैं। सेक्शन 246 क्या बात करता है, मल्टीपल अक्यूज के एक साथ ट्रायल हो सकता है अगर ऑफेंसेस कनेक्टेड होते हैं तो। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो एक ही आदमी के मल्टीपल ऑफेंसेस है, एक पर्सन दिल्ली में फ्रॉड करता है, मुंबई में प्रॉपर्टी चीट करता है और चेन्नई में जाकर डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज करता है। सो अगर ये ऑफेंसेस एक ही साथ ट्रायल होने के लायक हैं, सो इनमें से किसी भी कोर्ट की सिटी में ट्रायल को कंडक्ट करवाया जा सकता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक ही केस में मल्टीपल अक्यूज्ड हैं, तो ऐसे केस में एक गैंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए जयपुर, लखनऊ और कोलकाता में लोगों को फंसाता है। अगर अब मानो ये एक ही कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है तो जयपुर, लखनऊ, कोलकाता में किसी भी जगह पर ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है। और एग्जाम्पल से समझते हैं, मानो बैंक स्कैम इन्वॉल्विंग मल्टीपल पीपल। अगर एक बैंक फ्रॉड में मुंबई में मैनेजर, दिल्ली में एजेंट और हैदराबाद में कस्टमर इन्वॉल्व है, तो किसी भी सिटी का कोर्ट इस केस को ट्रायल कर सकता है अगर ऑफेंसेस कनेक्टेड है। सो यही था सेक्शन 204। अब आते हैं नेक्स्ट पर, सेक्शन 205, पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिविजन्स। सो सेक्शन 205 स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को डिफाइन करता है कि किसी भी केस का ट्रायल एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे सेशन डिवीजन में ट्रांसफर हो सके। सो अगर किसी केस या किसी कैटेगरी के केसेस को एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बजाय किसी और सेशन डिवीजन में ट्रायल के लिए भेजना हो तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ऑर्डर दे सकती है। प्रोवाइजो में इसमें एक चीज बताई गई है, लेकिन ये ऑर्डर अगर मानो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है तो उसके अगेंस्ट नहीं होने चाहिए और ये जो ऑर्डर है वो वही केस या केसेस के कैटेगरी पर लागू होगा जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो इसका यही मतलब है, कई बार पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी रीजंस या फेयर ट्रायल इंश्योर करने के लिए केसेस को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना जरूरी होता है। इस सेक्शन का यही पर्पस है कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर इसीलिए दी गई है ताकि केस का ट्रायल अनबायस्ड और सेफ तरीके से हो सके। इसमें कई विटनेस प्रोटेक्शन केसेस भी होते हैं, वो भी ट्रांसफर कर देती है स्टेट गवर्नमेंट कई बार। और कई बार किसी विटनेस को किसी केस में धमकी मिल रही है तो ऐसे सिचुएशंस में केस का ट्रायल दूसरे सेशन डिवीजन में ट्रांसफर कर दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब आते हैं सेक्शन 206 पर, हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शैल टेक प्लेस। सो इसमें बताया गया है अगर 2 या उससे ज्यादा कोर्ट्स एक ही ऑफेंस का ट्रायल शुरू कर देते हैं और ये सवाल उठता है कि इस केस का ट्रायल कौन से कोर्ट को करना चाहिए। तो ये जो फैसला है वो हाई कोर्ट लेगा कि कौन सा कोर्ट उस केस की सुनवाई करेगा। अब इसमें एक चीज और बात की गई, अगर दोनों कोर्ट्स एक ही हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, ठीक है, जो दोनों कोर्ट सुनवाई कर रहे हैं उस केस की वो दोनों एक ही हाई कोर्ट के अंदर में आते हैं, तो वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा कोर्ट उस केस की सुनवाई करेगा। अब मानो कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो जो दोनों कोर्ट केस की सुनवाई कर रहे हैं ये अलग हाई कोर्ट में आता है और ये अलग हाई कोर्ट के अंडर आता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो हाई कोर्ट फैसला लेगा जिस
कोर्ट में पहले केस फाइल किया गया और जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट डिसाइड कर देगा, बाकी उसके अलावा सारे ही कोर्ट्स में उस केस को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते, मानो केस ऑफ फ्रॉड रजिस्टर्ड इन 2 डिफरेंट सिटीज। एक फ्रॉड केस मानो मुंबई और पुणे दोनों ही सिटीज में रजिस्टर हो जाता है और दोनों ही कोर्ट्स ने कॉग्निजेंस ले लिया। और अब केस किस जगह चले ये डिसाइड करेगा हाई कोर्ट। पुणे और मुंबई दोनों में ही बॉम्बे हाई कोर्ट आता है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि केस पुणे में चलेगा कि मुंबई में। सो अब आते हैं सेक्शन 207 पर, जो बात कर रहे हैं पावर टू इशू समवन अ वारंट फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड लोकल जुरिस्डिक्शन। ये सेक्शन बेसिकली मैजिस्ट्रेट को पावर देता है, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है उसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर कोई क्राइम हुआ हो तो उस पावर्स के बारे में बात की गई है। 207 के फर्स्ट सब सेक्शन में ये बताता है, अगर कोई मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये मानता है कि उसकी जुरिस्डिक्शन में रहने वाले किसी आदमी ने उसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर कोई क्राइम किया हो, इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर, तो वो क्या क्या कर सकता है। सबसे पहला, वो इंक्वायरी कर सकता है जैसे कि वो क्राइम उसकी ही लोकल जुरिस्डिक्शन में हुआ हो। दूसरा, वो उस इंसान को बुलाने के लिए समन से वारंट्स को इशू कर सकता है। थर्ड, इसमें बात की गई है उस व्यक्ति को उस मैजिस्ट्रेट के सामने भेज सकता है जिसके पास केस का ट्रायल करने का जुरिस्डिक्शन हो। फोर्थ, इसमें बात की गई है अगर क्राइम डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं है और अक्यूज्ड बेल देने के लिए रेडी है तो मैजिस्ट्रेट उसको बेल पर छोड़ सकता है। फिर इसमें एक चीज और बात की गई है, अगर एक से ज्यादा मैजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन है उस केस को सुनने के लिए उसको, और वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उस केस की हियरिंग कौन करेगा, उसका ट्रायल इंक्वायरी कौन करेगा, तो ऐसे केसेस में हाईकोर्ट डिसाइड करेगा वो केस किसके पास जाएगा, कौन उसकी सुनवाई करेगा। सो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं, हिट एंड रन इन अनदर स्टेट। मानो किसी इंसान ने चेन्नई में एक्सीडेंट करके भाग जाता है और कोलकाता में जाके रहने लगता है। कोलकाता का मैजिस्ट्रेट उसको बुलाने के लिए समन्स को इशू कर सकता है और फिर उसे चेन्नई भेज सकता है जहां पर एक्चुअल ऑफेंस कमिट हुआ है। सो 207 सेक्शन बेसिकली यही इंश्योर करता है कि कोई भी क्रिमिनल सिर्फ इस वजह से नहीं बच सकता कि उसने क्राइम किसी दूसरे जुरिस्डिक्शन में किया है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, 208 ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। तो इस सेक्शन में ये बताया गया है अगर कोई क्राइम इंडिया के बाहर होता है तो भी इंडियन लॉ उस पर एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। अगर ऑफेंस किसी इंडियन सिटीजन ने किया हो, चाहे हाई सीज पर या किसी भी फॉरेन कंट्री में। दूसरा, अगर ऑफेंस किसी इंडियन रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट में किया गया हो पर ये वाला ऑफेंस किसी नॉन इंडियन ने किया हो, तो इन दोनों ही सिचुएशंस में अगर अक्यूज्ड इंडिया में मिलता है या इंडिया में केस रजिस्टर होता है तो उस पर यहाँ ट्रायल हो सकता है, लेकिन किसी भी ऐसे केस का ट्रायल तब शुरू होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले से परमिशन हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, इंडियन सिटीजन कमिटिंग क्राइम इन अब्रॉड। एक इंडियन सिटीजन यूएसए में जाकर टैक्स फ्रॉड करता है और फिर वापस इंडिया में आ जाता है। अगर इंडियन अथॉरिटीज उस पर केस फाइल करती हैं तो उसका ट्रायल इंडिया कोर्ट्स में चल सकता है, लेकिन उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। इसका एग्जांपल और लेते हैं, क्राइम अगर इंडियन शिप पर हो रहा है, मानो कोई फॉरेनर है और इंडियन शिप में मर्डर कर देता है और वो शिप इंटरनेशनल वाटर्स में है, क्योंकि शिप इंडियन रजिस्टर्ड है तो उसका ट्रायल इंडियन कोर्ट्स में हो सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में वो फॉरेनर था, इंटरनेशनल वाटर्स में शिप है, लेकिन इंडिया का वो शिप है, इस वजह से ऐसे क्राइम का ट्रायल भी इंडियन कोर्ट्स में किया जा सकता है। अब आते हैं लास्ट सेक्शन पर इस चैप्टर के 209 पर, रिसिप्ट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। तो ये सेक्शन जो इंडिया के बाहर किए गए क्राइम्स के ट्रायल में एविडेंस कलेक्ट करने और उसे एक्सेप्ट करने के तरीके को डिफाइन करता है। अगर किसी क्राइम का ट्रायल या इंक्वायरी सेक्शन 208 के अंडर हो रही है जो कि इंडिया के बाहर कोई क्राइम कमिट हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो फॉरेन एविडेंस को एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं। सेकंड, फॉरेन कोर्ट्स के सामने जो दिए गए स्टेटमेंट्स हैं, जो डिपोजिशंस हैं और एविडेंस हैं, मानो डॉक्यूमेंट्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो भी है, वो इंडियन कोर्ट्स में एडमिसिबल हो सकते हैं। थर्ड, इसमें बात की गई अगर किसी जुडिशियल ऑफिसर या इंडियन डिप्लोमेटिक काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव सामने फॉरेन कंट्री एविडेंस रिकॉर्ड किया गया है तो उसको इंडियन कोर्ट में एक्सेप्ट किया जा सकता है। फोर्थ, इसमें बात की गई है ये वही केसेस होंगे जिसमें इंडियन कोर्ट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कमीशन इशू कर सकती है। सो अगर मैं इस पूरे सेक्शन को समराइज करूं तो यही बोलता है, व्हेन ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस हुआ है लेकिन उसकी इंक्वायरी, उसकी ट्रायल इंडिया में चल रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट एविडेंस कलेक्टेड इन फॉरेन टेरिटरी शैल बी रिसीव्ड एज एविडेंस बाय इंडियन कोर्ट। पहला, सोर्स ऑफ एविडेंस, डिपोजिशन या एग्जिबिट्स हैं, वो मे भी फिजिकल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं। अब ये रिकॉर्ड कौन करता है अब्रॉड में जाके? पहला, जुडिशियल ऑफिसर्स इन फॉरेन टेरिटरी। दूसरा, डिप्लोमेटिक काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया स्टेशन इन फॉरेन टेरिटरी, तो ये लोग उस एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक इंडियन सिटीजन कनाडा में जाके फाइनेंशियल फ्रॉड करता है और फिर वापस इंडिया आ जाता है। अब कनाडा की कोर्ट में दिए गए विटनेस स्टेटमेंट, बैंकिंग रिकॉर्ड्स इंडिया में ट्रायल के दौरान यूज किया जा सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है तभी। सो सेक्शन 209 बेसिकली यही इंश्योर करता है कि इंडिया के बाहर कलेक्ट किए गए एविडेंस इंडियन कोर्ट में एक्सेप्ट किए जा सके ताकि फेयर ट्रायल हो। सो दैट्स इट, ये था हमारा 209 सेक्शन। आई होप आपको ये समझ आया हो पूरा चैप्टर 14। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई ट्राई टू रिप्लाई ऑन इट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वरना जाने दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।